हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्शा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर अनदर टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल व्हिच इज कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। इससे पहले हमने बात करी बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमने उनका केमिकल एनालिसिस किया। ऑर्गेनिक है तो हमने क्या केमिकल एनालिसिस किया, फिल्ट्रेशन किया। यदि इनऑर्गेनिक है तो हमने क्या किया, ऐश एक्सपेरिमेंट किया। तो इससे हमें पता लगा कि बायोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और इसी के साथ में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की भी बात कर ली थी। तो आज हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। दैट मीन्स हम बोलेंगे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो हाइड्रेट्स हैं वो ही असल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप बात करो तो आ जाइए फटाफट से बात कर लेते हैं। हाइड्रेट्स, कार्बन, ठीक है, प्लस हाइड्रेट्स, यानी हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर? पहली डेफिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर? क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स में तो कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? यदि हम इनके रेशो की बात करें, ठीक है, यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो की बात करें तो इट इज 2:1। यहां तक बात समझ में आ गई? इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सैकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकेराइड्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स, राइट। क्या होती है इनकी यूनिट? यूनिट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं शुगर्स। क्या बोलते हैं? शुगर्स हम बोलते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई? हमने क्या बात करी कार्बोहाइड्रेट्स में? हमने बोला हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, फर्स्ट थिंग। क्या क्या कंटेनिंग होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड थिंग की हम बात करें तो हम यदि रेशो की बात करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की इन कार्बोहाइड्रेट्स में तो आप बोलोगे 2:1, राइट। फिर हम क्या बोलेंगे, हम इनको सैकेराइड्स कहते हैं। यदि इनकी यूनिट की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इनको शुगर्स। इज दैट क्लियर? ये चारों की चारों चीजें बात समझ में आ गई? आ जाओ, क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी, कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। दे आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या है उनके पास? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जनरली अकर्स इन द रेशो ऑफ 2:1। किस रेशो में है? 2:1 है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स एज देयर बेसिक कॉम्पोनेंट इज शुगर, जो हमने बात करी। नाउ यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, बहुत ही अच्छे से हम चीजों को समझेंगे। हम यदि बात करें टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की बात करें तो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स। वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स। तो आ जाओ बना लेते हैं। फर्स्ट वी हैव मोनोसैकेराइड। एक एक को हम डिटेल में समझेंगे। फिर मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट वन इज ऑलिगो सैकेराइड्स and one is polysaccharides, right? अब जो यहां पर कहानी बनती है बच्चों, ये बनती है कि मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल, ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दे देंगे, हमें चूज करना है कि एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड्स, एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड या होमोपॉलीसैकेराइड्स विद ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। मतलब इतनी सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो हम क्या करेंगे अभी फिलहाल, यदि हम बात करें मोनोसैकेराइड की, यदि हम बात करें मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड में जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा हमारे पास
क्या क्या आएगा, जल्दी से बोलो। हम बात करें, देखो यहाँ पर एक और चीज है, मोनोसैकेराइड्स में शुगर जो है वो तो सिंगल रहेगी। मोनोसैकेराइड है, शुगर कैसे रहेगी, शुगर सिंगल रहेगी, बट नंबर ऑफ कार्बन वरी करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन वरी करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल एक बार लिख देती हूँ, फिर आगे चलेंगे। एक बार एग्जाम्पल देख लो बस। हम बात करें तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, एरिथ्रोज, फिर हम बात करें तो राइबोज, पेंटोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सो ऑन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, मोनोसैकेराइड के। ओलिगोसैकेराइड बच्चों जो है दो टाइप के होते हैं। ओलिगोसैकेराइड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डाइसैकेराइड और एक होते हैं ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड्स क्या क्या होगा, यदि हम बात करें डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड के एग्जाम्पल। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल। फिर हम मोनोसैकेराइड को डिटेल में पढ़ेंगे विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देयर एग्जाम्पल, राइट। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि जब मैं चीजें समझाऊं तो आपको ये नहीं लगे अच्छा ये एग्जाम्पल किसका है, ट्राइसैकेराइड का, अच्छा ये ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा सुक्रोज, यहां पर आ जाएगा माल्टोज और यहां पे आ जाएगा लैक्टोज। और यदि ट्राइसैकेराइड के एग्जाम्पल की बात करें तो आ जाएगा रेफिनोज। क्या आ जाएगा, रेफिनोज। अभी आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मैम क्या ही बोले जा रही है, बहुत स्पीड में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड में, तो पॉलीसैकेराइड के सिर्फ हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने ले लिया पैक्टीन, ठीक है, क्योंकि फर्दर सब डिवाइडेड है होमोपॉलीसैकेराइड में और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में, और उसके भी क्या है एग्जाम्पल्स हैं, वो हम एक साथ करेंगे। पैक्टीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, और सोचो स्टार्च, पैक्टीन, सेल्यूलोज, इन्यूलिन हो गया और पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, और सोचो और क्या हो गया, पैक्टीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, इन्यूलिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और कुछ दिमाग में आ रहा है? ठीक है, अभी ये इतना ही करते हैं। डन, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये है हमारे पास जो हम पढ़ेंगे इन डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, सबके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोनोसैकेराइड, राइट। क्या डिटेल में कर रहे हैं हम कर रहे हैं सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स, देखो मोनोसैकेराइड्स की हम बात करें तो यहां पर क्या है, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल और सैकेराइड्स मतलब शुगर, ठीक है। क्या है, सिंगल शुगर जिसमें प्रेजेंट होगी, सिंगल शुगर जिसमें प्रेजेंट होगी वो क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। क्या है वो, मोनोसैकेराइड्स है। अब सिंगल शुगर तो प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे ओनली सिंगल शुगर इज प्रेजेंट, बट लेकिन क्या कार्बन नंबर विल बी वरी। दैट मीन्स कार्बन नंबर जो है वो वरी करते हैं। यहां पर ये शुगर जो चेन होगी वो सिंगल होगी, सिंगल टाइप ऑफ शुगर होगी, बट
यहाँ पर जो कार्बन नंबर है उस पर्टिकुलर शुगर में, उस पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड में, वो क्या करती हैं, उसके नंबर वरी कर सकते हैं। तो उस आधार पे हम मोनोसैकेराइड की बात करें तो वो क्या होती हैं, तो वो होती है, यदि हम बात करें ट्रायोज, ठीक है, ट्रायोज, ट्राई मतलब 3 कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन, 3 कार्बन होगा ट्रायोज में। नंबर कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल होगा ग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या होगा, ग्लिसरल, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, नहीं ठीक लिखी है, ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है, जब 3 नंबर ऑफ कार्बन होंगे इन मोनोसैकेराइड, ठीक है, जब 3 नंबर कार्बन प्रेजेंट होंगे मोनोसैकेराइड में तो उसको हम बोलेंगे ट्रायोज। क्या बोलेंगे, ट्रायोज। और एग्जाम्पल क्या होगा उसका, उसका एग्जाम्पल होगा ग्लिसरल एल्डिहाइड। यदि मैम 4 कार्बन हो तो हम उसको बोलेंगे टेट्रोज। क्या बोलेंगे, टेट्रोज बोलेंगे। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा एरिथ्रोज। क्या एग्जाम्पल होगा, एरिथ्रोज, राइट। अब हम बात करें कि मैम 5 शुगर हो गई तो, ठीक है, तो हम बोलेंगे पेंटोज। याद करो पेंटोज शुगर हम कब पढ़ते हैं, हम पेंटोज शुगर किस में पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड, हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। बट ऐसा तो नहीं कि पहली बार नाम सुन रहे डीएनए आरएनए का, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो कहाँ पढ़ते हैं पेंटोज शुगर, जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी शुगर होती है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर पेंटोज जो है C5 उसका एग्जाम्पल है राइबोज। क्या है एग्जाम्पल, राइबोज। बेसिकली हम किस में पढ़ते हैं, ये डीएनए में, आरएनए में, राइट। अभी हम इसका जब डायग्राम देखेंगे, ओ सॉरी डायग्राम इन द सेंस है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, तब हम देखेंगे कैसे बनती है। यदि मैम कार्बन नंबर 6 हो तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल जो हमारी शुगर है। क्या है, कौन सी है यूनिवर्सल शुगर, एनी आइडिया, एनी आइडिया यूनिवर्सल शुगर कौन सी है। तो जब कार्बन नंबर 6 होगा मोनोसैकेराइड के अंदर तो हम उसको बोलेंगे हेक्सोज, ठीक है, हेक्सोज बोलेंगे। तो यहां पर आंसर आ जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, यूनिवर्सल शुगर है। लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं, फ्रक्टोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फ्रक्टोज पढ़ते हैं। जब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो यहाँ पर एक बात और है कि इसके जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हो सकते हैं अलग अलग। क्या क्या हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ठीक है, ये क्या है, इसके फंक्शनल ग्रुप है। CHO, डबल बॉन्ड O, ये सब क्या है, ठीक है, ये क्या है, इसके फंक्शनल ग्रुप है, राइट। चलिए नाउ यहां पर ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कीटोन होगा, ठीक है। अब यदि मैम कार्बन नंबर 7 हो तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे हेप्टोज। क्या बोलेंगे बच्चों, हेप्टोज। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सीडो हेप्टुलोज, राइट। क्या एग्जाम्पल है, सीडो हेप्टुलोज। ये बात समझ में आ गई क्या, हमने बोला मोनोसैकेराइड एक सिंगल शुगर होती है। क्या होती है, सिंगल शुगर होती है। बट यहाँ पर जो कार्बन नंबर है वो वरी करते हैं और इसी आधार पे मोनोसैकेराइड में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यदि कार्बन नंबर 3 होगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रायोज, एग्जाम्पल होगा ग्लिसरल एल्डिहाइड। यदि कार्बन नंबर 4 होगा तो हम उसको बोलेंगे टेट्रोज और इसका एग्जाम्पल होगा इरिथ्रोज। यदि कार्बन नंबर 5 होगा तो उसको हम बोलेंगे पेंटोज, एग्जाम्पल होगा राइबोज। यदि कार्बन नंबर 6 होगा तो उसको हम बोलेंगे हेक्सोज, एग्जाम्पल जो होगा वो होगा इसका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यदि हम बात करें 7 नंबर ऑफ कार्बन इन मोनोसैकेराइड तो उसका एग्जाम्पल होगा सेडो हेप्टुलोज। इज दैट क्लियर,
इज दैट क्लियर? मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं इनके जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसकी, कि आखिरकार कैसे जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्दर फिर हम क्या पढ़ेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे, फिर हम पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। तो एटलीस्ट मोनोसैकेराइड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो आपको आना चाहिए। कैसे लीनियर स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर बनता है वो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। इट्स नॉट अ टिपिकल टास्क, ठीक है? बिल्कुल भी ये टिपिकल टास्क नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है? बस धैर्य रखना है, शांति से कॉन्सेंट्रेट होकर के चीज़ों को ईजीली समझनी है, राइट? यहां तक क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का आंखें बंद करके एग्जाम्पल दो फटाफट से। एग्जाम्पल आएगा राइबोज। क्या आएगा? राइबोज, ठीक है? राइबोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है? अब एक और बात, यदि हम मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला होगा CN H2N and ON, where N equals to number of molecules. Molecules कितने हैं? कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? ये मैटर करता है। यदि हम बात करें किसकी? हम बात करें राइबोज की। राइबोज में हमने कहा मैम कार्बन नंबर कितने हैं? 5 है। तो N इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। तो फॉर्मूले में पुट कर दो CN H2N and ON, ये है फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा? C5H10O5। इज दैट क्लियर? राइबोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? मैम C5H10O5। यदि तुमसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इसी को पुट कर दो। कैसे करेंगे? कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन है। आ जाओ अगले पेज पे करते हैं, ठीक है? राइबोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगले पेज पे करते हैं, इजीली समझ में आएगा। पहले हम बनाएंगे 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। वी हैव 5 कार्बन, राइट? अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इतना तो पता है, केमिस्ट्री पढ़ते हो, नीट वाले बच्चों केमिस्ट्री तो पढ़ते ही होंगे। कितने कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 है, ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं राइबोज। तो यहाँ पर राइबोज कैसा है? एक एल्डोज शुगर है, ठीक है? क्या है? राइबोज जो है वो एक एल्डोज शुगर है। मैम हमने इसको एल्डोज शुगर क्यों बोला? क्यों बोला एल्डोज शुगर? बिकॉज ऑफ बच्चों इसमें जो फंक्शनल, ठीक है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? एल्डिहाइड है। जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? एल्डिहाइड है। और इसी वजह से क्या बोलते हैं हम इसको? एल्डोज शुगर। तो पेंटोज को हमने क्या बोला? राइबोज को हमने क्या बोला? हमने बोला कि मैम इसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड होता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एल्डोज। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो हमने 5 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है? फर्स्ट पे क्या है बच्चों? फर्स्ट पे है मैम हमारे पास एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड पे OH H OH H OH H एंड CH2OH। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका राइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर। क्या बन गया? ये
लीनियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। क्या बन गया ये? लीनियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। हम पढ़ रहे हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन 5 में जो एग्जाम्पल आता है वो होता है राइबोज। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O5 एंड उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट है। अब जो कहानी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है, अब जो कहानी में ट्विस्ट आएगा वो ये ट्विस्ट आएगा कि भाई यहां पर जो कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, यहां पर जो कार्बन नंबर 1 है, कहानी सुनना अच्छे से, एक बार कहानी समझ में आ जाएगी तो ग्लूकोज का फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर खुद बना पाओगे, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है वो है स्टूडियस, तभी तो वो फर्स्ट रैंक पे आता है। ऐसा होता है ना कि जो फर्स्ट रैंकर होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का होता है। तो ये जो बंदा है, ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये बड़ा ही पढ़ाकू है, इसको सारा दिन पढ़ाई चाहिए होती है। लेकिन जो हमारा 4 नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या बोलता है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, इससे थोड़ा कम पढ़ाकू, इससे भी थोड़ा कम पढ़ाकू, और ये यहां से ये खेलने वाले बच्चे शुरू होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये पार्शली पढ़ता है और पार्शली खेलता है, ठीक है। जो 4th नंबर का कार्बन है, ये जो बच्चा है 4th नंबर का, ये थोड़ा खेलना भी पसंद करता है, थोड़ा पढ़ना भी। अब इसकी पढ़ाई हो गई पूरी, ठीक है। हम एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं और ये स्टोरी से तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 4 नंबर कार्बन है, इसकी स्टडी कंप्लीट हो गई। अब इसको क्या लग रहा है, मैं खेलने जाऊं। तो ये खेलना किसके साथ चाहता है, इस कार्बन नंबर 1 के साथ। इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 तो क्या बोलता है, मैं सारा दिन पढ़ूंगा, मैं खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन कार्बन नंबर 4 की तो जिद्दी है, नहीं मम्मा मैं तो उसी के साथ खेलूंगा, मुझे उसी के साथ खेलना है। अब ये जाता है किसके पास, ये जाता है किसके पास, नंबर 1 कार्बन के पास जाता है। चलो आ जाओ, ये लो। अब कहानी क्या होगी, ठीक है, अब कहानी क्या होगी, ये गया इसके पास। पहली बार ये जब गया तो उसने बोला कि ये ना कार्बन नंबर 1 क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो क्या? कार्बन नंबर 1 ने बोला मैं क्यों खेलूं, मैं मेरी पढ़ाई करूंगा, मैंने तो पढ़ाई कर ली ना, प्लीज़ खेल लो। तो इसने 1-2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर चौथी बार में इसको लगा कि भाई अब खेल ही लेना चाहिए। तो उसने बोला कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 4 को कि ठीक है मैं थोड़ी देर खेलूंगा तेरे साथ। क्या खेलेंगे अब, ये खेलेंगे रिंगा रिंगा रोजेस, ठीक है। अपन खेलते हैं ना ऐसे हाथ पकड़ के, छोटे छोटे बच्चे, रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट बुल्ला पोजेस, हाइशा हुशा और ऑल फॉल डाउन। तो ऐसे ही ये क्या कहता है, मेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलो। तो अब आप देखोगे इस लीनियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हम रिंग स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं, कैसे बनाते हैं। आ जाओ, 1 2 3 4 एंड 5 CH2OH OH H OH H OH H एंड डबल बॉन्ड O एंड देन H, ठीक है। अब ये रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं ना बच्चों, ठीक है, ये रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं। तो ये वाला जो H है 4 नंबर ऑफ कार्बन का, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो 4 नंबर का कार्बन है, इसका जो H है, H जो है वो हाथ पकड़ लेता है किसका, O का। तो यहां पर तुम बोलोगे ये बन गया अपने पास OH बन गया। तो ये वाला जो बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है, ये वाला, ये क्या हो गया, फ्री हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और ये वाला जो है वो इसके साथ क्या कर लेगा, एक रिंग फॉर्म कर लेगा। ये H यहां पर चला गया, ये H यहां चला गया और यहां का ये जो बॉन्ड फ्री था वो इस O के साथ आ गया। अब जब तुम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, आ जाओ, ठीक है। यदि तुम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनेगा, देखो 5 रिंग कार्बन है ना, 5 कार्बन रिंग है, तो हम कैसे बनाएंगे, राइट, ऐसे बनेगी। यहां पर O किसके साथ कनेक्ट है, 4th वाले कार्बन के साथ, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन यहां पर HOH, कार्बन नंबर 1 पे OH हमने कर दिया, OH, ठीक है। अब नंबर 2nd कार्बन पे HOH, 3rd नंबर कार्बन पे HOH,
4 नंबर कार्बन पे, ये 4 नंबर कार्बन पे HOH एंड यहाँ पर आ जाएगा 5th नंबर ऑफ कार्बन पे CH2OH। आई बात समझ में? रिंग स्ट्रक्चर बन गया। कैसे बना ये चीज आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर इस O के एक तरफ है 1, इस O के एक तरफ है 1 कार्बन, ठीक है, 1 नंबर कार्बन है ना यहाँ पे, ये लो, ठीक है, हो गया। इसके एक तरफ है 1 नंबर ऑफ कार्बन, इसके एक तरफ है 1 नंबर ऑफ कार्बन, इसके दूसरी तरफ है 5th नंबर ऑफ कार्बन, इसके दूसरी तरफ है 5th नंबर ऑफ कार्बन। ये बात समझ में आ गई क्या? यहां तक की डिटेल जो है समझ में आ गई क्या? कैसे इस 4th नंबर के कार्बन ने इस 1st नंबर कार्बन जो पढ़ाकू बच्चा था उसके साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलते खेलते एक रिंग स्ट्रक्चर बना लिया। आ गई बात समझ में? यहां तक समझ में आ गई क्या? चीजें क्लियर? कैसे हमने बनाया 5 कार्बन, 4th नंबर का कार्बन को खेलने का लगा तो उसने अपना H इधर दे दिया और ये जो बॉन्ड फ्री हुआ था वो उसके साथ यहाँ पर आ गया। फिर इन्होंने एक रिंग स्ट्रक्चर बना लिया। अब रिंग स्ट्रक्चर जो बना लिया, अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या क्या चीजें जानकारी वाली है। अभी हम राइबोस की ही बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, जब रिंग इस तरह की हो, ठीक है, जब इस तरह की रिंग हो कि एक को छोड़ करके बाकी 4 इस तरीके से लगी हो, ठीक है, इस तरीके से कार्बन प्रेजेंट हो, तो ऐसी रिंग जो होती है इसको हम कहते हैं फ्यूरानोज, ठीक है। इस रिंग को हम कहते हैं फ्यूरानोज। जब एक पे आपका O प्रेजेंट हो और बाकी नीचे इस तरीके से प्रेजेंट हो 5 कार्बन रिंग के अंदर, तो ये इसको हम कहेंगे फ्यूरानोज। तो राइबोस क्या है? फ्यूरानोज है। राइबोस क्या है? फ्यूरानोज है। ये बात समझ में आई? और राइबो जो है सेकंड अबंडेंट शुगर है, ठीक है, सेकंड अबंडेंट शुगर है, मतलब दूसरे नंबर पे पाए जाने वाली शुगर है। कौन? राइबोस। तो क्या क्या बोला हमने राइबोस के बारे में? ये फ्यूरानोज है, ये सेकंड अबंडेंट शुगर है। ये बात समझ में आ गई? अब एक और बात सुनो, यहां पर जब आप रिंग देखोगे तो इस रिंग स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ, ये देख रहे हो, इस रिंग के नीचे की तरफ OH है और ऊपर की तरफ H है, ठीक है। आपने सुना है ना अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, कब बोलते हैं ये अल्फा बीटा ग्लूकोज? इसकी कहानी सुनो, ठीक है। if OH present below the ring of carbon first, यदि कार्बन फर्स्ट का OH किसके नीचे हो? रिंग के नीचे हो, ठीक है। OH रिंग के नीचे हो तो ऐसा क्या कहलाएगा? अल्फा राइबोस। क्या है ये? अल्फा राइबोस कहलाएगा। if OH is present above the ring of carbon 1, यदि कार्बन 1 जो है उसका OH रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो, यदि कैसा? OH ऊपर प्रेजेंट हो तो यहां पर इसको हम कहेंगे बीटा राइबोस। क्या कहेंगे? बीटा राइबोस। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा राइबोस का। और ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? बीटा राइबोस का। ये बात समझ में आ गई क्या? आई एम क्लियर विद इट और नॉट? क्लियर आ गई समझ में? कब हम इसको फ्यूरानोज रिंग कह रहे हैं, कब हम इसको अल्फा राइबोस कह रहे हैं, कब हम इसको बीटा राइबोस कह रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई। OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर है तो बीटा। कहानी डन। लीनियर स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया। डन। आगे बढ़े, ग्लूकोज की तरफ चले, ठीक है। चलो अब हम बना रहे हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर।
ग्लूकोज के बारे में कुछ चीजें जान लो। ग्लूकोज के बारे में बात करें तो मैम ये 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर क्या है, 6 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये एक एल्डोज शुगर है। क्या मतलब हुआ बच्चों, अभी मैंने बताया था एल्डोज शुगर मतलब जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एल्डिहाइड हो। ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एल्डिहाइड हो। तो ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी अपन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्डोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोज शुगर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आपका जब बीपी मेजर करते हो, ठीक है, और जब आप अपना शुगर मेजर करते हो तो आप बोलते हो ना ग्लूकोज का लेवल चेक करते हो। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल चेक करते हो तो क्या है, आपके ब्लड में पाई जाती है। इसीलिए हम ग्लूकोज का क्या कहते हैं, प्लाज्मा में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है, ग्लूकोज है। क्या पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली शुगर जो है ग्लूकोज शुगर है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लड शुगर। ठीक है, इसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। और हम इसको क्या कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट शुगर इन एनिमल। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट शुगर है। और सेकंड मोस्ट कौन थी, हमारी राइबोज। ठीक है, सेकंड मोस्ट कौन है, राइबोज। और फर्स्ट कौन है, हमारी ग्लूकोज। ये बात समझ में आ गई। एक और बात, कैसी है ये, यूनिवर्सल शुगर भी कहते हैं हम इसको, यूनिवर्सल शुगर भी हम इसको कहते हैं। और जो आप मक्का खाते हो, मक्का के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। ठीक है, मक्का के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। तो इसी वजह से हम इसको कॉर्न शुगर भी कहते हैं। क्या हुआ ग्लूकोज के बारे में कि 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड है और ये ब्लड में प्रेजेंट होती तो ब्लड शुगर है। और सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होती है, मोस्ट अबंडेंट शुगर है। इसी के साथ में इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड होने की वजह से हम इसको एल्डोज कहते हैं। और इसके अलावा ये कॉर्न शुगर है। और कुछ बातें अभी और समझेंगे, तब हम इसमें ऐड करेंगे कि इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें जब आप रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। तो एक और बात सुन लो, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, 6 कार्बन है। तो ये लो 6 कार्बन है, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 6 C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। किसका, हमारी ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर बना ले, यहाँ पर फिर कुछ चीज़ें हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या कहता है, वापस क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, कुछ खास बातें हैं इस स्ट्रक्चर में, समझ लीजिएगा। पहले तो यहां पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड नंबर कार्बन पे OH H। अब थर्ड नंबर का जो कार्बन है बच्चों, थर्ड नंबर कार्बन पे OH इधर आता है और H इधर आता है। ठीक है, थर्ड नंबर कार्बन पे OH इधर आएगा और H इधर आएगा, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है याद रखने के लिए। फिर वापस से OH H OH H CH2OH। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। देखो बिल्कुल जैसे राइबो शुगर था, राइबो शुगर में हमने ऐसी बनाई है, लास्ट में CH2OH है, यहाँ पर भी ये भी एल्डोज शुगर है क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर थर्ड नंबर कार्बन पे कोई इशू नहीं था, लेकिन जब आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पर थर्ड नंबर कार्बन में यहाँ पर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो वापस से वहां पर चूंकि 5 नंबर ऑफ कार्बन थे तो वहां पर 4th नंबर कार्बन फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है। यहां पर 5th नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, यहां पर 5th नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या करेगा, इसके साथ खेलना मांगेगा।
इसके साथ रिंगा रिंगा रोजेस बनेगा और रिंगा रिंगा रोजेस की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा OH H OH H। थर्ड नंबर कार्बन पे मैं अलग कलर से ही बनाऊंगी तो हमेशा याद रहेगा OH H, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। अगेन OH H, अब यहां पे OH एंड 6 नंबर कार्बन पे CH2OH। यहां तक किसी को परेशानी के, जो हमने राइबोज में किया वही हमने यहाँ किया है, वहां पे 4th नंबर ऑफ कार्बन था, यहाँ पे 5th नंबर ऑफ कार्बन है, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। आ गई। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर बना ले, रिंग स्ट्रक्चर बना ले। देखो यहाँ 5th नंबर कार्बन पे है, ठीक है, 1st to 5th कार्बन पे है, तो क्या करेंगे हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये बनाया। इसके इस O के एक तरफ क्या है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है। जब आपको कभी स्ट्रक्चर याद नहीं हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, 1st नंबर ऑफ कार्बन, 2nd नंबर ऑफ कार्बन, 3rd नंबर ऑफ कार्बन, 4th नंबर ऑफ कार्बन, 5th नंबर ऑफ कार्बन और एक यहाँ पर 6th नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, 6 नंबर ऑफ कार्बन है। वहां पर जब 5 कार्बन थे और एक O था और बाकी के कार्बन इस तरीके से अरेंज थे, तो हमने कहा था उस रिंग को फ्यूरानोज रिंग। और जब इस तरह की कोई रिंग होगी, ठीक है, इस तरह की रिंग होगी तो इसको हम कहते हैं पायरेनोज रिंग। तो इसको हम कहते हैं पायरेनोज रिंग। इज दैट क्लियर? इसको हम कहते हैं पायरेनोज रिंग। अब यहां पर देखो बच्चों, अब मैं इसको ये C वाला हटा रही हूं क्योंकि अब अपन को क्या करना है, मेंशन करना है चीजों को। अब रिंग अपन ढंग से बना लेते हैं, आ जाओ। ओहो, ठीक है, यहां पे HOH, 2nd नंबर कार्बन पे HOH, 3rd नंबर कार्बन पे जब स्ट्रक्चर बनाओगे याद रखना OH H H और OH, H और CH2OH। इज दैट क्लियर? पायरेनोज रिंग बनानी आ गई। हमने क्या बनाया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। कौन सा ग्लूकोज है, OH का डायरेक्शन देखो, OH रिंग के ऊपर है कि नीचे है, रिंग के नीचे है, तो यहां पर एक कैसा बना है, अल्फा ग्लूकोज। कैसा है ये, अल्फा ग्लूकोज है। ये चीज समझ में आ गई, पायरेनोज रिंग। तो हम इसको क्या कहेंगे यहां पर कि मैम कि ये पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के बारे में ये भी कहेंगे हम। अब एक और टर्म समझ लो, ठीक है, अब एक और टर्म समझ लो। हमारे पास डी फॉर्म एंड एल फॉर्म हम लिखते हैं, ठीक है। डी अल्फा ग्लूकोज है, कैसे बोलते हैं हम ये, डी एल क्या बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब देखो, सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो है कायरल कार्बन को समझने की बात है। किसको समझने की बात है? कायरल कार्बन को। कायरल कार्बन क्या होता है मैम? ऐसा कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन बोले तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हो, ठीक है, जिसकी क्या हो, ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हो। यहां पर हमने बोला 1, यहां पर बोला 2, यहां पर बोला 3 और यहां पर बोला 4। चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है। ऐसा कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कहलाता है। अब बच्चों, जब इस कायरल कार्बन पे, अच्छे सुनना, जब इस कायरल कार्बन पे तुम पोलराइज्ड लाइट डालोगे, क्या डालोगे? पोलराइज्ड लाइट।
अब जब ये कार्बन पे पोलराइज्ड लाइट गिरेगी तो इसमें क्या देखने को मिलेगा तुम्हें? रोटेशन देखने को मिलेगा। किसका रोटेशन? इस लाइट का रोटेशन। जैसे ही तुमने इसमें डाला और लाइट का रोटेशन हुआ, लाइट आई, ये कायरल कार्बन है, लाइट टकराई, अब ये टकरा के किस दिशा में जा रही है? राइट दिशा में जा रही है या लेफ्ट दिशा में जा रही है? यदि ये लाइट राइट दिशा में गई, ठीक है, राइट डायरेक्शन में गई, तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि ये लाइट लेफ्ट साइड में गई तो इसको हम कहते हैं लिवो रोटेटरी, ठीक है, ठीक है, रोटेटरी। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। अब सुनो, ये बात समझ में आ गई? कायरल कार्बन लिया, पोलराइज लाइट डाली, यदि लाइट राइट की तरफ जाती है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यदि लाइट लेफ्ट की तरफ जाती है, एल फॉर लेफ्ट, ये याद रखना, तो लिवोरोटेटरी। अब हमारा जो ग्लूकोज है बच्चों, हमारा जो ग्लूकोज है वो कैसा है? वो पोलराइज लाइट को राइट दिशा की तरफ कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोज शुगर, ठीक है, इस वजह से हम इसको डेक्स्ट्रोज शुगर कहते हैं। यहां पे लिख लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर, डेक्स्ट्रोज शुगर। ये चीजें क्लियर हो गई। पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C6H12O6 है। ये चीजें क्लियर हो गई। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? एल्डिहाइड है, इसलिए हम इसको एल्डोज शुगर कहते हैं। कौन में प्रेजेंट होती है? कॉर्न शुगर। ब्लड में प्रेजेंट होती है? ब्लड शुगर, ठीक है। अब एक और बात सुनो, यहां पर जो एक एक्सेप्शन है, देखो बायोलॉजी में हमेशा एक्सेप्शन होते हैं। यदि आप पढ़ोगे कि फ्रूट्स के बारे में, तो फ्रूट्स के अंदर बेसिकली फ्रक्टोज पाई जाती है, फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। बट एक एक्सेप्शन है, ग्रेप्स क्या है? फ्रूट है, ठीक है। ग्रेप्स के अंदर पाए जाने वाली शुगर कौन सी है? ग्लूकोज शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। आ गई बात समझ में? ग्लूकोज समझ में आ गया, ग्लूकोज की चीजें समझ में आ गई, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग गया, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता लग गया, लीनियर पता लग गया, और रिंग भी पता लग गया। कौन सी रिंग है? पायरानोज रिंग है। इज दैट क्लियर? ऑल डाउट क्लियर अबाउट द ग्लूकोज? अब अपन फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रक्टोज भी क्या है मैम? 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C6H12O6 ही रहेगा। क्या चेंज होगा मैम? चेंज जो होगा बच्चों, ये फ्यूरानोज रिंग है। मैम हमने तो ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, वो 6 कार्बन था, तो भी उसमें तो पायरानोज थी। यहाँ पर जो फ्यूरानोज रिंग है वो क्यों देखने को मिली? इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। यहाँ पर इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कीटोन है, कीटोन है, राइट। तो कीटोन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कीटोज शुगर। क्या बोलेंगे बच्चों? कीटोज शुगर हम इसको मिलेंगे। कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये बात भी याद रखोगे। यदि हम बात करें शुगर में, तो ये सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर है, ठीक है। कैसी है ये? स्वीटेस्ट शुगर है। अब हमने रोटेशन की बात करी थी, 6 कार्बन नंबर ये भी है, लेकिन ये पोलराइज्ड लाइट को किधर की तरफ घुमा देती है? लेफ्ट साइड में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेविलोज शुगर भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एल शुगर भी कहते हैं, या हम इसको लिवोरोटेटरी भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यदि तुम यहां पर
ठीक है। यदि तुम यहाँ पर इस O को हटा दो तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो आएगा वो कैसा आएगा, यही बना रही हूं, HOH OH H और CH2OH, ऐसा आएगा। तो हम इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। किसका नाम है ये, किसका नाम है ये, डीएनए का, हाँ या ना, डीएनए का है डीऑक्सी राइबोज शुगर। सेकेंड नंबर कार्बन पे हमने O का रिमूवल कर दिया, O को हटा दिया तो डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। इज दैट क्लियर? मोनोसैकेराइड समझ में आ गए, मोनोसैकेराइड समझ में आ गया। अब जो हमें समझना है, अब हमें एक और चीज समझनी है इसके बारे में, आ जाओ। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर भी है, ठीक है, सिंपल शुगर है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और इसको हम रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। अब ये क्या मामला आया मैडम, ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग आपने वर्ड सुना है, इसका क्या फलसफा है यहाँ पर, रिड्यूसिंग शुगर क्या है। सबसे पहली बात तो एक गांठ बांध लो, ठीक है, एक लाइन लिख रही हूं, इसको अभी हम जस्टिफाई करेंगे ऐसा हमने क्यों बोला, ठीक है। ऑल मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ये लाइन बांध लो, गांठ बांध लो इस बारे में कि ये इंपॉर्टेंट बात है अबाउट मोनोसैकेराइड कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। अब क्या है, आ जाओ। देखो बच्चों, शुगर को हम टेस्ट करते हैं, अलग अलग केमिकल टेस्ट करते हैं, तो हमने इसको जांचने के लिए एक टेस्ट लगाया। हमने रिएजेंट जो लिया है वो है फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, राइट राइट। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास कॉपर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। इसके पास क्या है, ठीक है, जब हम शुगर है, ठीक है, देखो सबसे पहली बात एक और चीज समझो, जो फेलिंग रिएजेंट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, ठीक है, ये क्या बताता है, ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है फ्री फंक्शनल ग्रुप को। किसको आइडेंटिफाई करता है, ये फ्री फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, किसको करता है, ये फ्री फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। कौन, ये फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट टेस्ट हम जो करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, ये एक्चुअली हम आइडेंटिफाई करते हैं इस फ्री फंक्शनल ग्रुप को, और इसी आधार पे हम बोलते हैं कि ये मोनोसैकेराइड है। ये बात समझ में आई। अब देखो क्या होता है कि ये कॉपर है, इसको रिड्यूस कर देता है, कौन, मोनोसैकेराइड कर देता है, और इसको क्या कर देता है, इस तरीके से कर देता है। यहाँ पर रिड्यूसिंग हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन की वजह से ये Cu प्लस जो थी +2 थी वो Cu रह गई। ये कब होता है, जब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, फ्री हो, ठीक है। मान लो ये जो शुगर लिया हमने, इसका फंक्शनल ग्रुप फ्री है, फ्री होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फ्री फंक्शनल ग्रुप इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से ये पहले हमें ब्लू कलर में दिख रहा था, लेकिन अब किस में तब्दील हो जाएगा, ये रेड कलर में। तो मान लीजिए आपको कोई शुगर सोल्यूशन दिया जाता है, सैंपल दिया जाता है, और आप उसको बोलते हो कि बेनेडिक्ट टेस्ट करो या फेलिंग रिएजेंट डालो, और आप वो ब्लू से रेड हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए, दैट मीन्स वो मोनोसैकेराइड है। क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, उसको रिडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर देता है। इज दैट क्लियर? अब तुम देखोगे यदि हम बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी फ्री है, किसी से अभी बाइंड नहीं हुआ है ना, ये भी किसी से बाइंड नहीं हुआ। जब बाइंड होगा और ये फंक्शनल ग्रुप किसी से कनेक्ट हो जाएगा तो ये फ्री नहीं रहेगा, और फ्री नहीं रहेगा तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो
तो यहाँ पर ये जो शुगर है, कौन सी शुगर है, जितनी भी मोनोसैकेराइड्स है, जब वो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रही क्योंकि वो सिंगल शुगर है, तो डेफिनेटली वो कैसी होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हमें देखने को मिल रही है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होगी, जब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या नहीं होगा, फ्री नहीं होगा। जब वो फ्री नहीं होगा तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा तो रेड कलर नहीं देगा। इज दैट क्लियर? आ गई ये वाली रिएजेंट टेस्ट करनी आ गई, कैसे हमने मोनोसैकेराइड को टेस्ट किया। कायरल कार्बन समझ में आ गया, रोटेशन समझ में आ गया लाइट को, कब हम डी बोल रहे हैं, कब हम एल्फा बोल रहे हैं, अल्फा बीटा समझ में आ गया, OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर है तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। मोनोसैकेराइड समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब अपन किसकी तरफ जाएंगे, ओलिगोसैकेराइड्स की तरफ। ओलिगोसैकेराइड्स की तरफ जाने से पहले हम मोनोसैकेराइड्स को पढ़ लें थोड़ा सा। बहुत सारा पढ़ लिया ना, चलो। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है ग्लूकोज, 8 सिंपल शुगर है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, सुक्रोज कंटेन 2 to 10 या 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स, एंड पॉलीसैकेराइड्स एग्जांपल स्टार्च हैज लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो बच्चों, जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड्स के साथ बाइंड होगी तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है या पॉलीसैकेराइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप बोलोगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। इज दैट क्लियर? डन। चलिए, नाउ वी हैव ओलिगोसैकेराइड्स, नाउ वी हैव ओलिगोसैकेराइड्स। आओ भाई, जगह खाली भी तो हो, ठीक है। ओलिगो सैकेराइड्स इंपॉर्टेंट है समझना, कैसे कैसे हमने ओलिगोसैकेराइड्स में डायसैकेराइड के क्या एग्जांपल लिए और ट्राइसैकेराइड के क्या एग्जांपल लिए, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स, सबसे पहली तो ये 2 to 9 शुगर्स जो है आपस में क्या होती है, कंबाइंड होती है। क्या होता है इसके अंदर, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन यानी कि H2O का रिलीज होना, ठीक है। H2 क्या होता है, रिलीज होता है, राइट। अब हम बात करें ओलिगोसैकेराइड, तो इट कैन बी डायसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड, ठीक है। क्या हो सकता है, डायसैकेराइड जब 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़े आपस में, और ट्राइसैकेराइड जब 3 मोनोसैकेराइड जुड़े, ठीक है। यहां पर क्या है, 3 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे। स्पेलिंग डन। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स की हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सुक्रोज, हमारे पास आ जाएगा माल्टोज, और हमारे पास आ जाएगा लैक्टोज। और ट्राइसैकेराइड में गुड न्यूज फॉर यू कि हम एक ही पढ़ेंगे, रैफिनोज, ठीक है, एक ही का स्ट्रक्चर देखेंगे, रैफिनोज का। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 9 शुगर आर प्रेजेंट, लिंक होती है, कंडेंसेशन होता है, H2O रिलीज होता है। डायसैकेराइड हो सकते हैं, ट्राइसैकेराइड होते हैं। डायसैकेराइड के एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल है रैफिनोज, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन बात करेंगे सुक्रोज की। तो सुक्रोज की जो बात करेंगे तो आप ये देखोगे पहले कि भाई किससे मिलकर के बना हुआ है। तो सुक्रोज जो है बच्चों, वो बना हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस किस के बीच में मिलेगा आपको, अल्फा 1 प्लस बीटा 2। ये कैसा फॉर्म होगा, अल्फा। अल्फा क्यों है, यहां पर 1 का क्या मतलब है, यहां पर 1 का मतलब है कि जो कार्बन है हमारा कैसा है, हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ठीक है।
इस वाले कार्बन नंबर 1 पे अल्फा कब बोलते हैं? अल्फा कब बोलते हैं? जब OH नीचे हो, ठीक है। और 1 क्यों बोला? क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस पे प्रेजेंट होता है? 1 पे प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ गई? अल्फा 1 का मतलब समझ में आ गया। बीटा 2 का क्या मतलब है मैम? बीटा 2 का मतलब है कि यहाँ पर कैसे रिंग मिलती है बच्चों, बताओ जल्दी से? फ्यूरानोज रिंग, राइट? HCH2OH, CH2OH, H, OH, OH, H, CH2OH और H। अब यहाँ पर बोला है बीटा, बीटा बोला है यानी कि OH कैसा होगा? रिंग के ऊपर आएगा। OH कैसा आएगा? रिंग के ऊपर, H नीचे, तो कैसा हो गया? बीटा हो गया। 2 नंबर पे, कार्बन नंबर 2 पे क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? कीटोन ग्रुप है। इज दैट क्लियर? बीटा 2 और अल्फा 1 समझ में आ गया। कैसा बॉन्ड मिलेगा यहाँ पर तुम्हें? अल्फा 1 और बीटा 2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि जब शुगर जुड़ती है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर देखो कि नॉन रिड्यूसिंग है कि रिड्यूसिंग शुगर है। तो हम एग्जाम्पल किसका देखेंगे? माल्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। माल्टोज किसके अंदर बना हुआ है? अल्फा ग्लूकोज और प्लस अल्फा ग्लूकोज का। तो हमें क्या बनाना है? अल्फा ग्लूकोज बनाना है। आ जाओ अल्फा ग्लूकोज बना लेते हैं अपन। ठीक है, 1 नंबर ऑफ कार्बन H, अल्फा है तो OH नीचे, H OH। 3rd नंबर कार्बन पे OH ऊपर, H OH, राइट? H और CH2OH बन गया अल्फा ग्लूकोज। वापस से हमें जोड़ना है एक और अल्फा ग्लूकोज। आ जाओ, HOH अल्फा बनाना है, HOH OH H OH H CH2OH। नंबरिंग कर लें कार्बन की। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गई। कार्बन की अपन को आ गई। अब जो हमारा बॉन्ड बनेगा बच्चों वो इन दोनों के बीच में बनेगा। किसके बीच में? इसका नंबर कार्बन जो है 1 है और इसका नंबर कार्बन है 4। तो आ जाओ इसका बॉन्ड बना लो पहले। ठीक है, यहां पर क्या निकलेगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, H2O रिलीज होगा। H2O रिलीज होगा तो H2O रिलीज करेंगे अपन यहां से, बीच में ऐसे नहीं करेंगे, HOH H। ठीक है, ये लो। अब ठीक है, अब हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? आ जाओ, HOH। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये वाला जो है 1 कार्बन है और ये इसका कार्बन है 4। ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमें समझनी है। यहां पर हमें डाइसैकेराइड मिल गया, हमें ये माल्टोज मिल गया। ठीक है, माल्टोज मिलने से हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन भी हो गई, आपस में बॉन्ड मिल गया। और ये बॉन्ड किसके बीच में? देखो 1 और 4 है ना, 1 और 4। और ग्लूकोज कैसे? अल्फा। तो मैं इसको नाम क्या दूंगी? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों? माल्टोज में तुमसे पूछा जाए कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्फा, ठीक है, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज है। 1 and 4, 1 and 4, ठीक है, 1 and 4 कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बात क्लियर हो गई, पहली बात। दूसरी बात सुनो, यहां पर बच्चों इस वाले कार्बन का है ना, मतलब जो कार्बन नंबर 1 है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री है।
याद करो जब हमने फेलिंग टेस्ट किया, बेनेडिक्ट टेस्ट किया, तो उसमें हमने क्या बोला था? हमने उसमें बोला था कि यदि फंक्शनल ग्रुप फ्री है तो वो रिड्यूस करेगा और रेड कलर देगा। तो जब तुम माल्टोज को डालोगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप फ्री है, यहाँ पर फ्री है, तो वो रेड कलर देगा। दैट मीन्स माल्टोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। एनी डाउट हियर? एनी डाउट हियर? माल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। बट यदि हम बात करें सुक्रोज की, यहाँ पर दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है? फ्री नहीं है। तो सुक्रोज जो है वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या क्या बात याद रखोगे? पहली बात तो तुम ये याद रखोगे कि अल्फा 1 है और बीटा 2 है। बीटा फॉर्म है वो, OH ऊपर की तरफ है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे फ्री नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन? सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में बात करो, हो गया, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यहाँ पर माल्टोज की बात करो, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के बीच में, ये हमारी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में है। एक और चीज जो बात है ध्यान रखने की कि सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? टेबल शुगर भी कहते हैं। किसका एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ये चीज क्लियर हो गई क्या बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई। अब एक और चीज समझनी है हमें, लैक्टोज। लैक्टोज जो है बच्चों वो मिल्क शुगर कहलाती है, क्योंकि लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर है। यदि हम बात करें, ठीक है, लैक्टोज की बात करें, तो ये भी कैसी है? हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर है। किस किस के बीच में प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, किसके बीच में प्रेजेंट है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में प्रेजेंट है। और यहां पर बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होता है। क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं? तीनों के बारे में वापस बता रही हूं, एक बार ढंग से सुन लो, कॉपी में पेन डाउन कर लो। हमने सुक्रोज को बोला है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पहली बात। फिर हमने बोला ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में प्रेजेंट होती है, अल्फा 1 और बीटा 2 याद रखेंगे, आ गई बात समझ में। फिर हमने माल्टोज की बात करी, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के बीच में प्रेजेंट है, और अल्फा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होता है, रिड्यूसिंग शुगर है। फिर हमने बात करी लैक्टोज, मिल्क शुगर बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसका एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री रहेगा। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में, लेकिन ग्लूकोज जो है वो कौन सा वाला मिलेगा? बीटा 1,4 लिंकेज यहाँ पर देखने को तुम्हें मिलेगा। तो डाइसैकेराइड कंप्लीट। ट्राइसैकेराइड पे आ जाओ। ट्राइसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो है रेफिनोज। ठीक है, लिख दो ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, ठीक है, किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज एंड प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, कैसे है ये? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और साथ ही साथ ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्लियर? ओलिगोसैकेराइड में कोई डाउट है क्या बच्चों? ओलिगोसैकेराइड कंप्लीट। कहाँ से किया था? मोनोसैकेराइड कहाँ से आ गया? ओलिगोसैकेराइड क्या बनता है? 2 to 9 शुगर प्रेजेंट होते हैं, कंडेंसेशन H2 रिलीज होगा। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल रेफिनोज। कैसे कैसे बना? सुक्रोज की बात करें, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये अल्फा ग्लूकोज के बीच में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप इसका फ्री रहेगा। आ गई बात समझ में? यदि हम लैक्टोज की बात करें, मिल्क शुगर बोलते हैं। यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसकी मॉइटी होती है। यदि हम बात करें किसकी? ट्राइग्लिसराइड की, ट्राइसैकेराइड की, तो हम इसको बोलते हैं रेफिनोज। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये होती है। अब हम आएंगे किस पे? पॉलीसैकेराइड पे। अब हम आएंगे पॉलीसैकेराइड्स पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स शुगर है, पहली बात।
ये होती है मैनी शुगर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारे शुगर प्रेजेंट होते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं बच्चों, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होमोपॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं और ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ब्रांच अनब्रांच हो सकते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड यानी कि सेम यूनिट, हेटेरोपॉलीसैकेराइड यानी कि डिफरेंट यूनिट से मिलकर के ये बने होते हैं। अब सुनो, जो पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड है ये मॉलिक्यूलर वेट इनका ज्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है पॉलीसैकेराइड आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा रिटर्नटेट में, ठीक है, ये आपको मिलेगा रिटर्नटेट में, यानी कि ये कैसा है, एसिड में इनसॉल्युबल है, ठीक है। कौन सा एसिड लिया था अपन ने, CH3 Cl3CCOOH। आ गई बात समझ में। एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने इसको क्या किया था, जब सॉल्युबिलिटी देखी थी तो ये हमें रिटर्नटेट में मिला था, एसिड इनसॉल्युबल है। आ गई बात समझ में, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, यदि हम बात करें इनके फंक्शन के आधार पे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स का फंक्शन के आधार पे देखें, बेस्ड ऑन फंक्शन कि क्या क्या इनके फंक्शन हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड और एक होता है म्यूसिलेज पॉलीसैकेराइड, ठीक है। फंक्शन के आधार पे, इनका फंक्शन कैसा है उसके आधार पे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसको, पॉलीसैकेराइड्स को। स्टोरेज, जो स्टोरेज के काम पे आएंगे, जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, और एक म्यूसिलेज की तरीके से होंगे। तो स्टोरेज में हम बात करें तो स्टार्च के फॉर्म में होता है और ग्लाइकोजन, राइट, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चरल की बात करें तो हम बात करेंगे सेल्यूलोज की, ठीक है। सेल्यूलोज की, प्लांट की सेल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। यदि आप बात करोगे फंगाई की, तो उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, तो काइटिन लिखेंगे इसमें हम, ठीक है। सेल्यूलोज एंड काइटिन। और पेप्टिडोग्लाइकेन, हाँ है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन किसके स्ट्रक्चर में आती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, हाँ भाई, किसके स्ट्रक्चर में आएगी। जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो स्ट्रक्चरल हो गई। अब हम बात करें म्यूसिलेज की, ठीक है, हम बात करें म्यूसिलेज, तो अगार और ईसबगोल, ईसबगोल। जब अपन के घर में किसी को लूज मोशन हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है ना, भैया ईसबगोल की बुस्सी दे दो दही में मिला करके, तो वो कौन है, म्यूसिलेज पॉलीसैकेराइड है। ये समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, पॉलीसैकेराइड की टाइप की, ठीक है। अगेन एक और टाइप होता है पॉलीसैकेराइड का, ठीक है। कैसा होगा, यूनिट के हिसाब से ये हो सकते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स और ये हो सकते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। यदि हम बात करें होमो यानी कि सेम यूनिट हो, ठीक है, होमो मतलब सेम यूनिट हो, जैसे कि
ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, फ्रक्टोज 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 फ्रक्टोज, तो सेम यूनिट होगी तो हम बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। और ये कैसे हो सकते हैं? ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल आप देखो तो इसका आता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है पैक्टीन। और यदि आप होमोपॉलीसैकेराइड की बात करोगे तो स्टार्च, सेल्यूलोज और हमारा काइटिन और हमारा इन्यूलिन। ठीक है, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, इन्यूलिन। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में हम बोलेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, राइट। अब हम क्या करेंगे? स्टार्च के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्च क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड है तो इसकी यूनिट कौन सी होगी? यूनिट होगी अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, यूनिट होगी अल्फा ग्लूकोज। अब स्टार्च क्या हो सकता है? ब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है, और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। यदि हम बात करें ब्रांच्ड की, स्टार्च में ब्रांच की बात करें तो ये होगा अमाइलो पैक्टीन। और अनब्रांच की बात करें तो हम बोलेंगे अमाइलोज। ठीक है, अमाइलोज जो है बच्चों ये 200 से 1000 अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। कितने यूनिट होंगे? 200 से 1000 तक लगभग होंगे। लेकिन अमाइलोपैक्टीन में 2000 से लेकर के 2 लाख तक हमें क्या मिलेंगे? ठीक है, 2 लाख तक अपन को क्या मिलेंगी? अल्फा ग्लूकोज की मोइटी मिलेगी। ये कैसा है? अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड है। ये कैसा है? अमाइलोपैक्टीन जो है ब्रांच्ड है। तो यहाँ पर जो लिंकेज मिलेगा वो मिलेगा अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, लेकिन ये ब्रांच्ड है तो ब्रांच का स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले तो अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज बना लो। ठीक है, 1,4 वाला। ठीक है, हमने पहले ही सीख ली ये बात, तो ये दोबारा से पूरा बनाना पड़ेगा। ये चीज तो हमने पहले से सीख ली, राइट। ये कैसा है? अनब्रांच्ड है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? इसको मैंने बोल दिया अमाइलोज, क्योंकि ये अनब्रांच्ड है। इसके अंदर कौन सा लिंकेज मिल रहा है? 1,4 लिंकेज मिल रहा है। लिख दूं अल्फा 1,4 लिंकेज मिल रहा है। लेकिन यदि मैं बात करूं किसकी? अमाइलोपैक्टीन की, तो अमाइलोपैक्टीन भी आ जाओ, बना लो। स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाओगे कुछ से, जब तक चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। बायोमोलिक्यूल चैप्टर केमिस्ट्री जैसा इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें समझने होते हैं, और जिसने नहीं समझे होते हैं, जिसने कन्या काटनी होती है कि नहीं ठीक है हो जाएगा, तो भैया उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद का कुछ नहीं कर पा रहा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से। और देन ये अब यहां पर आपको पता है, यदि मैं एक बनाऊं CH2OH, ठीक है, अब यहां पर एक और ऐसे ही कार्बन की चेन चल रही है ग्लूकोज की, HOH, ठीक है। ठीक है, ऐसे फर्दर ही क्या चल रही है? ऐसे कार्बन चेन चली जा रही है, ये ध्यान रखना। ऐसे कार्बन चेन चली जा रही, ग्लूकोज की चेन चली जा रही है। लेकिन यहां पर तुम देखोगे ये कार्बन कौन सा है बच्चों? ये वाला कार्बन, ठीक है, ये है 6 नंबर ऑफ कार्बन। CH2OH कौन सा कार्बन होता है? 6 कहां बना दिया? ठीक है, ये कार्बन कौन सा है? 6 नंबर का है। यहां पर ये कार्बन कौन सा है?
1,6 है ना, 1 है यहाँ पर और ये 6 नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है। लेकिन इस जो ब्रांच्ड है तो इन दोनों के बीच में जो तुम्हें लिंकेज मिलेगा वो बनेगा अल्फा 1,6 लिंकेज। ये बात समझ में आ गई क्या, कोई डाउट है क्या? ये बात समझ में आ गई कि वापस देख लो, अमाइलो पैक्टीन के अंदर हम बोल रहे हैं ब्रांच्ड है, ग्लूकोज की मॉइटी ब्रांच्ड है, तो यहाँ पर जो दो लिंकेज मिलेगा वो तो सेम टू सेम ऐसे मिलेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज। लेकिन जब वो ब्रांच है, जो उसकी ब्रांचिंग वाली ग्लूकोज मॉइटी है, उसका 1 नंबर ऑफ कार्बन का OH और इसका 6 नंबर ऑफ कार्बन का CH2OH बना करके कंडेंसेशन होगा किसका, H2O का, और जो लिंकेज पाया जाएगा वो लिंकेज पाया जाएगा आपका कौन सा, 1,6 लिंकेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये चीज क्लियर है क्या? डन, आ गई बात समझ में, आगे बढ़े चलिए। नाउ वी हैव इन्यूलिन। इन्यूलिन जो है बच्चों, इसको हम कहते हैं फ्रक्टेन। फ्रक्टेन का क्या मतलब है, क्योंकि इसकी जो मॉइटी है वो किससे बना हुआ है, फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज से मिलकर के बना हुआ है। कैसा है ये, यहाँ पर ये अनब्रांच्ड है। कैसा है ये, अनब्रांच्ड है। स्ट्रेट चेन तुम्हें देखने को मिलेगी, किसका बना हुआ है, फ्रक्टोज मॉइटी का बना हुआ है, अनब्रांच्ड है। और जो एक और बात है इन्यूलिन के बारे में, तो बच्चों किडनी का यदि हमें फंक्शन चेक करना है, किडनी का अभी हमें यदि फंक्शन चेक करना है तो हम इन्यूलिन होता है उसके द्वारा कर सकते हैं। कैसे मैम? इन्यूलिन जो है बच्चों हमारी बॉडी के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के द्वारा ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यदि आप इन्यूलिन खाएंगे, इन्यूलिन आपको कहाँ मिलेगा, रिजर्व फूड है ये सनफ्लावर के अंदर, सनफ्लावर की जो फैमिली होती है उसके अंदर ये रिजर्व फूड के तौर पे मिलता है। कौन, इन्यूलिन। पहली बात क्या करता है ये किडनी के फंक्शन को जांचने के लिए किया जाता है। इन्यूलिन आपको जब दिया जाता है तो ये आपकी बॉडी के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये एज इट इज आपकी बॉडी से बाहर सिक्रीट हो जाता है। अब कैसे हम चेक करेंगे कि किडनी हमारी फंक्शनल है प्रॉपर, तो यहाँ पर उसी के फंक्शन को जांचा जाता है। यदि ये बाहर आ गया तो किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, यदि ये बाहर नहीं आया तो किडनी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है। तो इन्यूलिन क्या है, फ्रक्टेन है, अनब्रांच्ड है, स्ट्रेट चेन मिलती है, किडनी के फंक्शन को जांचने के लिए यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये कहाँ पर मिलेगा तुम्हें, रिजर्व फूड इन अ सनफ्लावर फैमिली। आ गई बात इन्यूलिन। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज के बारे में आप देखोगे तो आपको मिलेगा बीटा ग्लूकोज, ठीक है, बीटा ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकेन है ये, क्योंकि किसकी मॉइटी है, ग्लूकोज की मॉइटी है, तो ये एक तरह का ग्लूकेन है। और क्या है ये, अनब्रांच्ड है, ठीक है। कैसा है ये, अनब्रांच्ड है। तो लिंकेज यहाँ पर कैसा मिलेगा, बीटा 1,4 लिंकेज। कैसा मिलेगा, बीटा 1,4 लिंकेज तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा। एनी डाउट सेल्यूलोज के बारे में? सेल्यूलोज जो है बच्चों ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करें काइटिन की, यदि हम बात करें काइटिन की, तो काइटिन की जो रिपीटिंग यूनिट है वो याद रखेंगे नाग, ठीक है। नाग का फुल फॉर्म है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की रिपीटिंग यूनिट है। और वो भी कैसी, लिंकेज मिलेगा यहाँ पर बीटा, ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। याद आ गई काइटिन। काइटिन कहाँ पर पाई जाती है, ऑर्थोपॉड में, ठीक है, उसका एक्सोस्केलेटन बनाती है, और साथ ही साथ फंगाई का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। आ गई बात समझ में, काइटिन देख लिया, इन्यूलिन देख लिया, सेलुलोज देख लिया, स्टार्च देख लिया, क्या बचा अपना, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन भी किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का बना हुआ है, ग्लूकोज का है, तो ये भी क्या है, ग्लूकेन है एक तरह का, ठीक है। कैसी है ये, ब्रांच्ड है। कैसा है ये, ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड है तो कैसा लिंकेज मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1,4 भी मिलेगा और 1,6 भी मिलेगा। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? अब अपन क्या बात करेंगे, अब अपन बात करें, यहाँ पर हमने बात करी है होमोपॉलीसैकेराइड की, पैक्टीन की आप बात करो या पॉलीसैकेराइड की आप बात करो तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की आप बात करो, बार बार में पॉलीसैकेराइड निकलता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करो तो वहां पर हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, राइट? हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी एक यूनिट मिलेगी, एक इसकी यूनिट मिलेगी, अलग अलग यूनिट हो गई, अलग अलग यूनिट हो गई। तो ये चीज क्लियर हो गई, स्टार्च पढ़ लिया, सेलुलोज पढ़ लिया, काइटिन पढ़ लिया, इन्युलिन पढ़ लिया, यहाँ पर हमने पैक्टिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करें पैक्टीन की, तो पैक्टीन जो है ये किससे बना हुआ है? एरेबिनोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टो यूरोनिक एसिड, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखनी है कौन सा किस किस यूनिट से बना हुआ है। पैक्टीन की बात करें तो एरिबिनोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टो यूरेनिक एसिड से बना हुआ है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करें तो नाम और नाग की मोइटी से बना हुआ है, और ये चीज अपन अभी देख चुके हैं। इज दैट क्लियर? पॉलीसैकेराइड कंप्लीट हो गया। आ जाओ अब अपनी एनसीईआरटी क्या क्या कहती है, ठीक है, एनसीईआरटी क्या क्या कहती है वो अब हमें देखना है। तो कहाँ तक हमने देख लिया था, एक बार स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं ना, इजी रहेगा रीड आउट करने के लिए, बहुत सारा है ये तो। मोनोसैकेराइड हमें यहाँ तक समझ में आ गया था। मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपल शुगर है, ग्लूकोज एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड है, सुक्रोज है, 2 to 9 शुगर मॉइटी आपस में जुड़ेगी। फिर हम बात करें पॉलीसैकेराइड, तो बहुत सारे लार्ज नंबर में जब शुगर आपस में जुड़ते हैं, कंडेंसेशन होता है, तो वहाँ पर पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? ये होमोपॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं और हेट्रोपॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, राइट। इनसॉल्युबल होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल है, रिटर्नटेट में मिलते हैं, आया ही नहीं अभी तक। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो ये सिंपल हो सकते हैं, सिंपल में मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसैकेराइड माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और हमारा कॉम्प्लेक्स है तो पॉलीसैकेराइड, स्टार्चेस, फाइबर्स एंड ग्लाइकोजन। डन? चलिए, नाउ वी हैव polysaccharides, glycans consist of repeating unit of monosaccharides or their derivative held together by glycosidic bond। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरली दे आर 2 टाइप्स, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये स्ट्रक्चर वाइज हम बात करें तो ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं। होमो तब होगा जब सेम यूनिट हो। होमोपॉलीसैकेराइड आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। किस कब होगा पॉलीमराइजेशन? जब होगा सेम यूनिट्स के बीच में होगा तो हम इसको बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या है? आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ, ठीक है। यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड होंगे वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल काइटिन, पैक्टिन एंड हेमीसेल्युलोज। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल में स्टोरेज रहता है ग्लाइकोजन, स्टार्च किस में रहता है? हमारे प्लांट में, ये ध्यान रखेंगे, राइट। होमोपॉलीसैकेराइड ब्रांच है, एक जैसी यूनिट है, ठीक है। हमारे यहाँ पर ब्रांचेस है, यहाँ पर अनब्रांच्ड है, यहाँ पर ब्रांच्ड है। हेट्रो में अलग अलग दिख रहा है, तुम्हें अलग अलग कलर है, यहाँ पे ब्रांच है तो ये भी अलग अलग कलर है। ये बात समझ में आ गई? कहाँ ब्रांच्ड है, कहाँ अनब्रांच्ड है, कहाँ हेट्रो है, कहाँ होमो है। डन। पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सेलुलोज अनब्रांच्ड है, काइटिन अनब्रांच्ड है, ठीक है, इन्युलिन अनब्रांच्ड है। ब्रांच में हम बात करें तो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, जो हमने देखा। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में हमने पैक्टिन पढ़ा, पेप्टिडोग्लाइकेन पढ़ा। डन। इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रक्टेन बोल रहे हैं, ठीक है। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन, ग्लाइकोजन द राइट हैंड एंड कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। हमने ग्लाइकोजन की बात करें तो एक जो एंड है, जब यदि फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा तो वो कैसा होगा? यदि फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एंड, और फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग एंड। इज दैट क्लियर? इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। कार्टून के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है लाइक दिस, जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। Starch form helical secondary structure. In fact, starch can hold I2 molecule in the helical portion. The starch iodine is blue in color. अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं?
स्टार्च का एक टेस्ट कर रहे, केमिकल रिएजेंट से टेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने किसका किया था, याद करो, हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर निकाली थी। कैसे निकाली थी? जब हमने मोनोसैकेराइड का टेस्ट किया था, बेनेडिक्ट टेस्ट किया था, फेलिंग टेस्ट किया था। अब हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, आयोडीन से टेस्ट करेंगे। तुम क्या लो, एक आलू लो, आलू को काटो और उसके अंदर क्या करो, बीच के अंदर तुम आयोडीन की ड्रॉप डाल दो, आयोडीन की ड्रॉप डाल दो। देखो स्टार्च में भी हमने क्या पढ़ा था, ब्रांच और अनब्रांच पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या है, ये अमाइलेज, अमाइलोपैक्टिन और भी ज्यादा कंडेंस्ड होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो लूप्स है बच्चों, यहाँ पर आयोडीन जाकर के अटक जाता है। तो यदि तुम अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, ये ध्यान रखना वर्ड्स, अमाइलोपैक्टिन के बारे में बात करोगे तो ये वॉयलेट कलर देगा, हाँ वॉयलेट कलर देगा। और यदि तुम अमाइलोज के बारे में बात करोगे तो ये तुम्हें कैसा देगा, ये तुम्हें देगा ब्लैक कलर, ठीक है, ये तुम्हें देगा ब्लैक कलर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? यहाँ पर साफ साफ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, क्या है ये, आयोडीन टेस्ट किया है, डन। यहाँ पर तुम्हें चीज दिख रही है, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हैज कैन नॉट होल्ड I2। यदि सेल्यूलोज को तुम आयोडीन दोगे तो उनके पास क्या है, हेलिलेज, ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। अब हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं है तो आयोडीन यहाँ फंसेगा नहीं, फंसेगा नहीं तो वो ब्लू कलर देगा नहीं। तो सीधी सी बात है, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हैंस कैन नॉट होल्ड I2। इज दैट क्लियर? प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, paper made from plant pulp and cotton fiber is cellulosic. There are more complex polysaccharide in nature. सेल्यूलोज जो है मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, अबंडेंट है, सीधी सी बात है, सेल्यूलोज पेपर में काम आता है, ठीक है। और क्या होता है, हम कह रहे हैं कि जो हमारा प्लांट है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, उसका प्लांट का सेल वॉल, डन। चलिए, they have a building blocks amino sugar and chemically modified sugar। कैसे हैं ये, modified sugar हैं, एग्जाम्पल ग्लूकोसामीन एंड एसिटिल गैलेक्टोसामीन एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप की वो मिली हुई है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, किसमें याद किया था, काइटिन में, फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन, डन। These complex polysaccharides are mostly homopolymers। काइटिन क्या पढ़ा था हमने, किसकी यूनिट पढ़ी थी, नाग की, ठीक है। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन कैसा टाइप था, β14 लिंकेज से हमें देखने को मिला था, किसमें, काइटिन में, याद रखेंगे इसकी कैसे यूनिट। अब हमारे पास क्या है, सेल्यूलोज फाउंड इन सेल वॉल, ऑल प्लांट्स वुड कंटेन 20% एंड कॉटन कंटेन 90% ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। ये क्या है, कुछ एक टेबल बनाई है जिसमें आपने देखा है सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या इसका फंक्शन है, स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर क्या है। फंक्शन की बात करें, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, ठीक है, हमने सेल्यूलोज किस में देखा था, स्ट्रक्चरल वाले में देखा था, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बीइंग फाइब्रस हैज हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, क्यों हम कपड़ा बनाते, कॉटन में 90% है, स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है उस कपड़े को, उसके फाइबर्स को। फुल्ली परमिएबल टू वाटर एंड सॉल्यूट, सोर्स ऑफ फूड फॉर सम एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, डन। यदि हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो लीनियर लॉन्ग चेन है, 6000 और मोर यूनिट होती है इसके अंदर, और जो मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर है वो है 1,4 लिंकेज और बीटा ग्लूकोज, डन। सेल्यूलोज में क्या होता है, बीटा ग्लूकोज पाई जाती है, 1,4 लिंकेज पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, नाउ पॉलीसैकेराइड में हम स्टार्च की बात करें, प्रेजेंट इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में, ऑफ लीव्स स्टोर्ड इन स्टोरेज ऑर्गन। अब देखो, मैंने तुमसे पूछा था क्वेश्चन कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो स्टार्च है वो कहाँ बनता है और कहाँ पर स्टोर होता है। तो मैं ही बता देती हूँ, क्लोरोप्लास्ट में वो बनता है क्योंकि लीव्स में है, ठीक है, और स्टोर कहाँ पर होगा, ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। प्लास्टिड हम पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड के टाइप पढ़ चुके हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, याद आ रही है। तो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होगा, कहाँ पर फॉर्म्ड होगा, ये होगा क्लोरोप्लास्ट में, डन। चलिए, लाइक पोटैटो ट्यूबर सीड्स ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम्स। अब हम बात करें इसके फंक्शन की, फ्यूल ऑफ प्लांट, सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स, क्या है, फ्यूल ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, स्टार्च क्या है, फ्यूल ऑफ प्लांट्स है। बेसिक स्ट्रक्चर हैज 2 कंपोनेंट, अमाइलेज और अमाइलोपैक्टिन। कौन सा ब्रांच्ड है, कौन सा अनब्रांच्ड है, कैसा, यदि ब्रांच्ड है तो 1,4 भी मिलेगा, 1,6 भी मिलेगा, अनब्रांच्ड है तो 1,4 लिंकेज मिलेगा, डन। चलिए,
नाउ वी हैव ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर, लिवर में स्टोर्ड होता है, ठीक है, कहाँ पर, और हमें मसल सेल में भी स्टोर होता है, राइट। एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन मैनी फंजाई, मैनी फंगाई में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, यूजफुल सोर्स ऑफ ग्लूकोज, क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजन किसकी मॉइटी है, ग्लूकोज से मिलकर के बनाए, तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। इन रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, और क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच्ड होता है, चेन रिजेंबल अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन की तरह चेन इसकी देखी जाती है, किसकी, ग्लाइकोजन की। फिर मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर क्या है, 1,4 अल्फा ग्लूकोज और 1,6 बीटा ग्लूकोज। डन। काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, क्रैब्स एंड प्रॉन्स, हेल्प एनिमल टू रिटेन वाटर, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, क्या करेगा, वाटर को रिटेन करने के लिए इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर लॉन्ग चेन है, कैसा मॉलिक्यूल है, 1,4 बीटा लिंकेज एंड एसिटिल ग्लूकोसा अमीन, ठीक है, काइटिन है, अभी मैंने बात करी थी इसके बारे में। अब हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर जो है मैंने क्या किया है, आपको सारे नोट्स बना दिए हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली कार्बोहाइड्रेट में, सब मिक्स ना हो इसलिए हम एक बार वापस देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड की बात करें तो ट्रायोज में ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, टेट्रोज में इरेथ्रोज, पेंटोज में राइबोज, हेक्सोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हेप्टोज में सीडोहेप्टुलोज। डन। अब हम बात करें ओलिगोसैकेराइड की, तो 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स, कंडेंसेशन होता है, वाटर रिलीज होता है। डाइसैकेराइड की एग्जांपल बात करो तो सुक्रोज, ग्लूकोज, अल्फा 1 एल्डिहाइड है, एल्डोज होगा, ठीक है, हम सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है, बीटा 2 कीटोन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना हुआ होता है। माल्टोज की बात करें तो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा 1,4, कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसैकेराइड में हम लैक्टोज की बात करें तो उसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, किससे बना हुआ होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। कौन कौन सा इसका जो लिंकेज है वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकेन और इनोलिन, और एक और बात करें पैक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। डन। फिर हम बात करें स्टार्च की, तो ब्रांच और अनब्रांच हो सकता है, ब्रांच होगा तो एमाइलोपैक्टिन, अनब्रांच होगा तो एमाइलोज, राइट। ये कैसा है, ग्लूकेन है, क्योंकि किससे बना हुआ है, ग्लूकोज की मॉइटी से बना हुआ है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये भी क्या है, ग्लूकेन है, ठीक है। अभी हमने बोला था ग्लूकोज का ये क्या है, एक तरह का सोर्स है, राइट। मोनोमर क्या है, अल्फा ग्लूकोज है, और ये कैसा है, ब्रांच्ड है। डन। फिर इनुलिन की बात करें तो ये कैसा है, अनब्रांच्ड है। होमोपॉलीसैकेराइड है, फ्रक्टोज से मिलकर बना है तो फ्रक्टेन बोलेंगे, ठीक है। सेलुलोज है, ग्लूकेन का बना हुआ है, ये भी अनब्रांच्ड है। यहाँ पर कैसा मिलेगा, बीटा 1,4, यहाँ पर आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। काइटिन की बात करें तो नाग रिपीटिंग यूनिट है, बीटा 1,4 लिंकेज तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि कार्बोहाइड्रेट जो है, देखो बच्चों, पहली बात तो दिमाग से ये कॉम्प्लेक्सिटी निकाल देना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने पढ़े, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जब तुम इसके नोट्स बनाओगे एक बार वापस से वीडियो देखना, रिवाइज करना, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप कि कार्बोहाइड्रेट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से जो है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के साथ, जब तक थैंक यू।